चलो यार शुरू करते हैं आज की कहानी। अब ठीक है, शुरू करते हैं आज की कहानी। तो अब है क्रिटिकल एंगल एंड टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। सबसे पहले सवाल होता है कि क्रिटिकल एंगल होता क्या है, ये पहले सीखो। इसकी एप्लीकेशन और इस पे बेस्ड छोटा क्वेश्चन बहुत बार बोर्ड एग्जाम में, नीट एग्जाम में और जेई एग्जाम में, इन सारे ही एग्जाम्स में देखा जाता है। ठीक है, तो आप इसके कंसेप्ट को पूरे डिटेल से समझो। मान लो ये एक बाउंड्री है, ये क्या है बेटा, एक बाउंड्री है, किसी दो मीडियम के बीच का एक बाउंड्री है। नीचे मेरे पास एक डेंसर मीडियम है और ऊपर मेरे पास एक रेयरर मीडियम है। आप सबको पता है कि लाइट अगर डेंसर मीडियम से रेयरर मीडियम में जाएगा तो ये अवे फ्रॉम द नॉर्मल होगा या टुवर्ड्स द नॉर्मल होगा? अवे फ्रॉम द नॉर्मल, सबको पता है यार। तो मैं एक नॉर्मल पहले ड्रॉ करता हूं, एक ये मैंने नॉर्मल यहां पे ड्रॉ कर दिया और एक मैं इंसिडेंट रे भेजता हूं यहां पर। तो ये मैंने एक इंसिडेंट रे यहां पर सेंड करा, ये मेरा एंगल ऑफ इंसिडेंस है। ये लाइट जब रिफ्रैक्ट करेगी तो ये रिफ्रैक्ट करेगी तो कैसे चला जाएगा भाई, ऐसे चला जाएगा। और ये जो एंगल की फॉर्मेशन होगी, ये एंगल इंसिडेंट रे से बड़ा होगा या छोटा होगा? अरे बोलो यार। बड़ा होगा। बड़ा होगा, सबको पता है। अगर मैं एंगल ऑफ इंसिडेंस को थोड़ा और बढ़ा दूं, किसको बढ़ा दूं बेटा, एंगल ऑफ इंसिडेंस को अगर मैं थोड़ा और बढ़ा दूं तो क्या एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन और बड़ा नहीं हो जाएगा? यहीं पे एक और एग्जांपल देख लो यार साथ ही साथ। अगर मैंने एंगल ऑफ इंसिडेंस को थोड़ा सा बड़ा कर दिया, तो अगर मैं एंगल ऑफ इंसिडेंस को बढ़ा रहा हूं तो क्या एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन और ज्यादा बड़ा नहीं हो गया? देखो तो इसका मतलब क्या है कि जैसे जैसे आप एंगल ऑफ इंसिडेंस को बढ़ाते जाओगे वैसे वैसे एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन भी बढ़ता चला जाएगा। क्या इसमें कोई परेशानी वाली बात है? इसमें कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। तो इसी तरह अगर एक ऐसा एंगल ऑफ इंसिडेंस, मैं फिर से एक बाउंड्री ले रहा हूं, अब दोबारा एक ऐसा एंगल ऑफ इंसिडेंस जिस एंगल ऑफ इंसिडेंस पे एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन 90 डिग्री हो जाए, ये एक एंगल ऑफ इंसिडेंस है। और इस एंगल ऑफ इंसिडेंस पे एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन की वैल्यू, ये देखो ये लाइट बिल्कुल बाउंड्री के अलॉन्ग चला गया है, यहां चला गया है। मैं इसको थोड़ा थिक करके बना दे रहा हूं, ये यहां आ गया है, यहां। ये मेरा एंगल ऑफ इंसिडेंस है और ये मेरा एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है। इस एंगल ऑफ इंसिडेंस पे एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन की वैल्यू कितनी हो गई, 90 डिग्री। तो ये एंगल ऑफ इंसिडेंस मेरा कहलाएगा क्रिटिकल एंगल। दिस एंगल ऑफ इंसिडेंस इज माय क्रिटिकल एंगल। दिस एंगल आई सी स्टैंड्स फॉर माय क्रिटिकल एंगल। तो क्या होता है क्रिटिकल एंगल यार? जब कोई लाइट ट्रेवल कर रही है डेंसर टू रेयरर मीडियम, अगर हमने एंगल ऑफ इंसिडेंस को इंक्रीज करना शुरू किया तो एक ऐसा एंगल ऑफ इंसिडेंस जिसपे एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन 90 डिग्री हो जाए उसको हम क्रिटिकल एंगल कहते हैं। तो सबसे पहले मैं जरा क्रिटिकल एंगल डिफाइन कर देता हूं। वैसे इंसिडेंट एंगल वो भी तो 90 होना चाहिए। नहीं बेटा, क्यों इंसिडेंस एंगल 90 होना चाहिए? यहाँ पे इंसिडेंस एंगल की वैल्यू अगर 30 डिग्री थी तो ये वैल्यू तो 30 से बड़ी है, तुमने ही बोला है। यहाँ पर अगर इंसिडेंस वैल्यू की 60 है तो ये तो 60 से बड़ी है, तो अगर ये 90 होगी तो ये तो 90 से छोटी ही होगी। क्यों 90 के बराबर होगी? नहीं बात समझ में आई? नो सर। एंगल ऑफ, किसको नहीं आई बेटा? मेरे को इसमें क्या नहीं समझ में आया? सर 90 से छोटी कैसे होगी? बताता हूँ। द एंगल ऑफ इंसिडेंस फॉर विच द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, तुमने उसके पहले की बात रिया सुनी नहीं है, इसका मतलब the angle of refraction becomes 90 degree
इज कॉल्ड क्रिटिकल एंगल। हाँ जी रिया, फिर से लास्ट बार बोल रहा हूं, बहुत ध्यान से सुनोगी, है ना? ध्यान से नहीं सुनती इसलिए समझ में नहीं आती है बेटा बात। यहाँ पे एंगल ऑफ इंसिडेंस आई और आर में कौन बड़ा है कौन छोटा है? सर आर बड़ा है। किससे आर बड़ा है? क्या सर? आर किससे बड़ा है? आई से। यहाँ पे एंगल आई और आर में कौन बड़ा है? आई। यहाँ आई बड़ा है? नहीं सर आई आर ही कभी भी बड़ा बड़ा है। नहीं हो सकता। अगर हम एंगल ऑफ इंसिडेंस को बढ़ाएंगे तो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन और बढ़ता चला जाएगा। तो अगर एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन बड़ा है तो क्यों? क्योंकि लाइट कहां से, तुमने लास्ट लेक्चर लगाया था, लाइट जब भी डेंसर से रेयर मीडियम में जाता है इट ऑलवेज मूव्स अवे फ्रॉम द नॉर्मल। इसको जाना ऐसे चाहिए था, ऐसे बेंड हो गया, तो ऐसे ही आई से बड़ा हो गया। इसको जाना ऐसे चाहिए था, अगर ये ऐसे जाता तो आई के इक्वल होता, आई से बड़ा हो गया। तो जब भी लाइट डेंसर से रेयर जाएगा हमेशा रिफ्रैक्टेड एंगल बड़ा होगा। तो एक ऐसा एंगल ऑफ इंसिडेंस जिसपे लाइट 90 डिग्री पे रिफ्रैक्ट कर जाए, उस एंगल ऑफ इंसिडेंस को हम क्रिटिकल एंगल कहते होते हैं। जब भी लाइट डेंसर से रेयर जाएगा वो हमेशा ही अवे फ्रॉम द नॉर्मल जाएगा, तो एंगल हमेशा ही बड़ा होता चला जाएगा। ठीक है, तो ऐसा एंगल ऑफ इंसिडेंस जिस एंगल ऑफ इंसिडेंस पे रिफ्रैक्टेड एंगल 90 डिग्री हो जाए, उस एंगल ऑफ इंसिडेंस को हम क्या कहते हैं भाई? उस एंगल ऑफ इंसिडेंस को हम कहते हैं, क्या कहते हैं यार? क्रिटिकल एंगल। ठीक, अब हम क्रिटिकल एंगल से आगे की कहानी देखते हैं। अगर तुम एंगल ऑफ इंसिडेंस को क्रिटिकल एंगल से भी बड़ा कर दो, मैं इसी डायग्राम में यहीं पे दिखाता हूं, यहीं पे मैं तुम्हें दिखाता हूं कि अगर तुम एंगल ऑफ इंसिडेंस को क्रिटिकल एंगल से भी बड़ा कर दो, यहां एक पहले मैं नॉर्मल ड्रॉ कर देता हूं, तो क्या होगा? तो लाइट सेम मीडियम में रिफ्लेक्ट बैक करके आ जाएगी। ये मैंने एक लाइट भेजा है और ये जो एंगल है, दिस आई इज ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल। तो क्रिटिकल एंगल पे लाइट 90 डिग्री पे था, अब मैंने क्रिटिकल एंगल से भी बड़ा कर दिया, तो ये लाइट कहां होगा? ये लाइट से मीडियम में रिफ्लेक्ट बैक करके आ जाएगा। और इस फिनोमेना को ही हम टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन कहते होते हैं। इस फिनोमेना को ही हम टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन कहते हैं कि अगर लाइट क्रिटिकल एंगल से बड़ा होगा तो लाइट विल गेट reflected back into the same medium and this phenomena is known as total internal reflection। बहुत इंपॉर्टेंट फिनोमेना है ये। ठीक है, अब थोड़ा इसको मैथमेटिकली भी समझने की कोशिश कर लो। मैथमेटिकली समझ लोगे तो बहुत काम आसान हो जाएगा। वो क्या होगा? मान लो कोई दो मीडियम है, एक मीडियम 1 है और एक मीडियम 2 है, क्योंकि दो मीडियम होगा तभी होगा। तो अगर मैं इसको ऐसा लिखूं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विथ रिस्पेक्ट टू 1, सिखाया था मैंने लास्ट क्लास में बेटा? यस सर। और ऐसा भी सिखाया है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 1 विथ रिस्पेक्ट टू 2। इसको क्या पढ़ोगे? लास्ट क्लास सिखाया, इसको क्या पढ़ोगे? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 2 विद रिस्पेक्ट टू 1। और इसको क्या पढ़ेंगे? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 1 with respect to 2 विथ रिस्पेक्ट टू 2। ठीक है ना, दिस इज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 1 विथ रिस्पेक्ट टू 2। बहुत बढ़िया। तो अगर यहां पे तुम इसको लिखना चाहो इस ऊपर में, और अगर मैं किसी को 2 मान लूं और किसी को 1 मान लूं, से दिस इज मीडियम 2 एंड दिस इज मीडियम 1। वंश, आज मैं वो लेक्चर दोबारा चेक कर लूंगा, ये लिखने का तरीका तुम दोबारा रिवाइज कर लेना बेटा। ठीक है ठीक है? ठीक है अच्छा, ये μ2/μ1 लिखा, ये क्या पड़ेगा? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 1 विद रिस्पेक्ट टू 2। तो यहां मैं क्या लिखूंगा? साइन ऑफ, अब ये मैंने क्या सिखाया था? ऊपर के साथ ऊपर R। वाला एंगल, नीचे के साथ नीचे वाला एंगल। बहुत बढ़िया। तो ये क्या होगा? Sin साइन आर अपॉन साइन आई। कोई दिक्कत वाली बात? किसी को दिक्कत हो बेटा? नो सर। अच्छा, मैं थोड़ा इसको चेंज करके लिखना चाहता हूं। अगर मैं इसको
ऐसा लिखना चाहूं, समझ रहे हो, अगर मैं इसको ऐसा लिखना चाहूं तो ये क्या होगा बताओ, ऐसा होगा? कंफ्यूज हो गए? No, sir. सबको क्लियर है? Yes. Yes, sir. सिखाया यार, लास्ट क्लास सिखाया है, ठीक है। तो साइन 90 की वैल्यू कितनी होती है? 1 हो जाएगी। तो ये क्या होगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 2 विथ रेस्पेक्ट टू 1 इज इक्वल टू साइन IC। देखो तो ठीक है। तो इसको क्या लिख सकते हैं बेटा, और देखो, साइन IC इज इक्वल टू 1 अपॉन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 1 अपॉन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 1 विथ रेस्पेक्ट टू 2। उल्टा करके लिख दिया। Yes. ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात? No, sir. तो तुम क्या लिख सकते हो यहां से, देखो जरा सा, साइन IC, ठीक है, इज इक्वल टू, चाहे तो तुम अब इसको खोल के लिखोगे तो क्या लिखोगे बेटा, 1 विद रिस्पेक्ट टू 2 लिखो या 1 अपॉन C लिखो, एक ही बात है। इसको अगर मैं लिखना चाहूं तो मैं यहाँ पे सिंपली क्या लिख सकता हूं, दिस विल बी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ रेयर मीडियम अपॉन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डेंसर मीडियम। बना है, देखो तो जरा चेक कर लो, यही बनेगा, डायग्राम के साथ देख लो। 1 और 2 में कौन रेयर है, कौन डेंसर है? 1 denser और second layer. ये डेंसर है, ये रेयरर है। सारी इक्वेशन जरा चेक करो तो, किसी को कहीं भी कंफ्यूज, ये देखो अगर नहीं सीखोगे तो न्यूमेरिकल में कंफ्यूज होगे। तो मैंने हर एक बात लिख दी है, अगर कंफ्यूजन हो तो 10 बार पूछो, पर ये समझ के आगे बढ़ना। सर एक बार फिर से बता दो। देख लो बेटा फिर से, मैंने क्या किया, लाइट कहां से कहां जा रही है, डेंसर से रेयरर जा रही है। जब भी Yes, लाइट sir. डेंसर से रेयरर जाएगी तो वो अवे फ्रॉम द नॉर्मल जाएगी। एक ऐसा एंगल ऑफ इंसिडेंस जिसपे लाइट सेम मीडियम में रिफ्लेक्ट बैक करके आ गई, इसको हम टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन कहते हैं। और एक ऐसा एंगल ऑफ इंसिडेंस जिसपे एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन 90 डिग्री हो जाए, उसको हम क्रिटिकल एंगल कहते हैं। ठीक है, सिंपल बात, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अब तुम्हें मैंने लास्ट क्लास में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का कंसेप्ट सिखाया था बेटा। अगर मैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 2 विथ रिस्पेक्ट टू 1 लिख रहा हूं, मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ रेयर मीडियम विथ रिस्पेक्ट टू डेंसर मीडियम अगर लिख रहा हूं, तो क्या होगा, मैंने क्या सिखाया था, इसके साथ इसका एंगल और इसके साथ इसका एंगल सिखाया था, Yes, sir. स्नेल्स लॉ। तो ये साइन IC बन गया, ये मीडियम फर्स्ट है तो साइन IC बन गया, और ये 2 है तो ये साइन 90 बन गया। साइन 90 की वैल्यू 1 होती है बेटा, अगर किसी को याद नहीं तो मैं बगल में यहां लिख दे रहा हूं, साइन 90 1 होता है। तो साइन 90 1 हो गया, मतलब ये वाली क्वांटिटी 1 हो गई, तो ये μ12 एज इट इज लिखा है, और ये साइन IC लिख दिया। यहां तक में कोई बात समझ में नहीं आई हो तो बोलो। अगर तुम रिवर्स करके लिखना चाहो तो मैंने एक और इक्वेशन लिख दी। क्या लिख दिया मैंने इसको, कि ये साइन IC को एज इट इज साइन IC लिख दिया, और अगर ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 1/2 है, तो अगर मैं इसको रेसिप्रोकल में लिखूंगा तो 2/1 नहीं लिख सकता। अरे हाँ ना बोल बेटा। Yes, sir. Yes, sir. अच्छा, बढ़िया। अब देखो, इसी चीज को जरा खोल के लिखना चाहो तो लिख लो, जैसे मर्जी लिखना चाहो। इसको अगर खोल के लिखोगी तो क्या लिखोगी, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 2 विथ रिस्पेक्ट टू 1। यहाँ क्या लिखोगी, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 2 अपॉन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 1। इसी चीज को नीचे मैंने लैंग्वेज में लिख दिया, तो क्यों, 2 का मतलब क्या है, रेयर मीडियम,
वन का मतलब क्या है, डेंसर मीडियम। तो मैंने इसी चीज को लैंग्वेज में लिख दिया तुम्हारी चीजों को आसान करने के लिए कि साइन आईसी इज इक्वल टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 2 का मतलब क्या है, रेयरर। यही तो लिखा है यहाँ, और क्या लिखा है। आ और गया नीचे सर। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 1 मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डेंसर मीडियम। ऊपर मैंने इस चीज को एक्सप्लेन किया और नीचे मैंने एक जनरलाइज इक्वेशन लिख दी। जो सिखाया बेटा वही है, कहीं मैं जो सिखाया उससे बाहर नहीं जा रहा हूं। तो साइन आईसी इज इक्वल टू स्नेल्स लॉ यूज किया, क्या फॉर्मूला हो गया, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ रेयरर मीडियम अपॉन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डेंसर मीडियम। बोलो बेटा, क्लियर है पूरी तरह से, यस सर। सबको क्लियर है? यस सर। यस सर। बहुत बढ़िया। अब इस पे बहुत अच्छे अच्छे तरह का क्वेश्चन आता है, उसकी प्रैक्टिस भी कराऊंगा। उसके पहले छोटी मोटी चीजें और देख लेते हैं। छोटी मोटी चीजें क्या देखेंगे, अगर तुम ये देखोगे कि किस तरीके से डेविएशन होती है, तो शुरू में इनकी डेविएशन थोड़ी सी नॉन लीनियर होती है और बाद में इनकी डेविएशन लीनियर होनी शुरू हो जाती है। इस चीज के ऊपर हम बाद में बात करेंगे। इसके पहले एक छोटी सी चीज देख लेते हैं कि व्हाट इज द कंडीशन ऑफ टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। बहुत बार आता होता है, छोटी क्लास में भी शायद आपने पढ़ा होगा, और ये बोर्ड एग्जाम में भी कई बार आता है। कंडीशन ऑफ टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। क्या कंडीशन है बेटा टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की? तो सबसे पहली चीज, लाइट कहां से कहां ट्रेवल करनी चाहिए? तो जो लाइट ऑफ इंसिडेंस है वो कहां से कहां ट्रेवल करनी चाहिए? लाइट शुड ट्रेवल फ्रॉम रेयरर टू डेंसर और डेंसर टू रेयरर। Denser to rarer. डेंसर टू रेयर। डेंसर टू रेयर। तो लाइट शुड ट्रेवल फ्रॉम डेंसर मीडियम टू रेयरर मीडियम। जो लाइट है वो डेंसर मीडियम से रेयरर मीडियम तक ट्रेवल करेगी, पहली कंडीशन। दूसरी कंडीशन, जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है वो किससे बड़ा होना चाहिए बेटा? Critical angle. यस, तो एंगल ऑफ इंसिडेंस शुड बी ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल। एंगल ऑफ इंसिडेंस जो है वो क्रिटिकल एंगल से ग्रेटर होनी चाहिए। ठीक है। अच्छा, इसमें एक बड़ा अच्छा कंसेप्ट है, वो मैं आपको बताता हूं। एक पॉइंट आता है, उसको कहते हैं हम सर्कल ऑफ इल्यूमेंस। क्या मैं कहना चाह रहा हूं वो जरा देखना। एक मैं तुम्हें एग्जांपल ऑफ टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन बताता हूं जिसमें न्यूमेरिकल बहुत बार आता होता है। तो मेरी बात को सुनना, इसमें बहुत तरीके से न्यूमेरिकल आता होता है। क्या है कंडीशन, क्या मैं सिखाना चाहता हूं वो जरा देखो। मैं एक एग्जांपल के सिखा रहा हूं, सबको बहुत ध्यान से देखना। आर्य, जो बात ऊपर बताई सारी क्लियर हो गई बेटा? हाँ जी। मान लो कि तुम्हारे घर में, बहुत किसी के घर में तुमने रखा भी होगा, एक एक्वेरियम है। एक्वेरियम समझते हो ना, जो मछली वाला जिसमें रखते होते हैं, सारे ही समझते होंगे। उसके अंदर क्या भरा हुआ होता है यार? पानी। पानी भरा हुआ है। मैं एक प्रैक्टिकल एग्जांपल से समझाने की कोशिश करता हूं, और इससे बहुत तरह का क्वेश्चन आता होता है, जेई में भी, नीट में भी, बोर्ड में भी। लाइट वैसे ही बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। मान लो तुम इस एक्वेरियम के बिल्कुल बेस में एक बल्ब तुमने लगा दिया। क्या लगा दिया? एक बल्ब लगा दिया। तो बल्ब से लाइट निकलेगी, बल्ब से लाइट निकलेगी यार, निकलेगी। जो बल्ब से लाइट निकलेगी वो कहां से कहां ट्रेवल कर रही है? ये मीडियम कैसा है बेटा? ये डेंसर मीडियम हो गया, और बाहर एयर है तो एयर एक रेयर मीडियम हो गया। लाइट कहां से कहां ट्रेवल करेगी? लाइट ट्रेवल करेगी, लाइट ट्रेवल करेगी डेंसर टू रेयर। मान लो, यहां दिखाता हूं, एक लाइट आई, बेंड हो गई, समझ लो बेटा। फिर दूसरी लाइट आई,
यहां बेंड हो गई। इसके बाद अगर लाइट आएगी तो कहां चली जाएगी? अंदर चली जाएगी। ये देखो, तो ये 3 डायग्राम सबको क्लियर, जो 3 रेज मैंने खींचे हैं, क्या ये 3 रेज आप सबको क्लियर है? यस सर। इसका मतलब क्या है कि इस लाइन के बाद, उड़ गया, दोबारा देखना, यहां से वो बेंड हो गया, इस लाइन के बाद जो भी रे आएगी वो रे तो इधर ही रिफ्लेक्ट बैक कर जाएगी। इसका मतलब इस बल्ब की वजह से रोशनी मुझे इसी पॉइंट तक दिखने वाला है। सिमिलरली बल्ब इधर निकलेगा, ये इधर बेंड हो जाएगा, सॉरी सीधा नहीं रहा, इधर निकलेगा, इधर बेंड हो जाएगा, फिर इसके बाद यहां आएगा, ऐसे हो जाएगा, और इसके बाद तो लाइट वापस अंदर चला जाएगा। तो रोशनी तो इसी पॉइंट तक दिखेगी ना यार। यार क्रिटिकल एंगल के बाद क्या बल्ब की वजह से रोशनी बाहर दिखेगी? नो सर। नो सर। मेरी बात किसी को समझ में नहीं है तो दोबारा पूछो। सबको समझ आ गई? इतने इंटेलिजेंट हो? यस सर। एक बार फिर से। बहुत बढ़िया बात है यार। तो मैं सीधे रे बना रहा हूं, आखिरी रे बना रहा हूं। ये भाई साहब एक रे आई यहां तक, और ये रे यहां से इधर की तरफ बेंड कर गई इस पॉइंट के अबाउट। इसके बाद जो रे जाएगी वो कहां जाएगी बेटा? वो सेम मीडियम में रिफ्लेक्ट बैक कर जाएगी। सिमिलरली एक रे यहां तक आई और वो इधर बेंड आउट कर गई, और इसके बाद जो रे आएगी वो किधर जाएगी? सेम मीडियम। सेम मीडियम में चले जाएगा। तो इसके बाद वाली रे की वजह से बाहर की तरफ रोशनी दिखेगी क्या? नो। मतलब इस बल्ब की वजह से जो रोशनी है वो अपने को केवल इस रीजन में ही दिख रहा है। देखो तो ऐसा ही होगा। ये जो एक ग्रीन से मैंने गोला बनाया है, केवल इसी रीजन तक इस बल्ब की वजह से रोशनी दिखेगी, इसके बाहर नहीं दिखेगी। अरे बोलो हाँ या ना। यस सर। यस सर। ये बात सबको समझ में आती है? पूरी तरह से क्लियर है? यस सर। अब इसमें क्वेश्चन क्या क्या आता होता है? इसमें क्वेश्चन कई बार आता होता है कि पहली चीज, इसका एक बल्ब रखा है तो वो कितने एरिया तक में रोशनी दिखाएगा। तो इसका मतलब आपको वहां क्या निकालना पड़ेगा? वहां आपको इस सेंटर से ये रेडियस निकालोगे, पाया स्क्वायर कर दोगे तो ये एरिया मिल जाएगा। इसमें एक बार क्वेश्चन पहले, बहुत साल पहले जेई में आया था, बाद में उसको बोर्ड ने चोरी किया था। इस बल्ब की जगह उसने एक मछली रख दी। बल्ब की जगह क्या रख दी उसने? एक मछली रख दी, और बोली कि वो, उसने पूछा क्या कि ये मछली मैक्सिमम कितने डिस्टेंस तक देख सकती है। अगर यहाँ पे इस बल्ब की जगह पर एक फिश होती है, बल्ब जहां पर है, इस बल्ब की जगह पर एक फिश होगी, तो वो फिश कितनी दूर तक देख सकेगी? मैं वो भी एक डायग्राम बना के समझाता हूँ, दोबारा देखना। उस चीज को भी मैं आपको एक डायग्राम की हेल्प से समझाता हूँ। मान लो यही वो एक्वेरियम है, और इसके अंदर फिर से मैंने क्या भर दिया यार? पानी भर दिया। जिसको ऊपर वाला थोड़ा भी समझ में नहीं आया होगा ना, यहां से और बात क्लियर हो जाएगी। मछली बनाना मैं भूल गया हूं, बट फिर भी एक बार कोशिश करता हूं। ये रही एक फिश, देखने में जैसे केकड़ा जैसा लग रहा है। केकड़ा समझते हो? खाई हुई लग रही है। क्या लग रही है? खाई हुई। खाई हुई कार्टून में खाई हुई है। अच्छा, इसने इंसान छोड़ के क्या पता इंसान भी खाया होगा इसने तो। ये अब देखो, इसमें क्वेश्चन पूछा था कि ये फिश अगर पानी से बाहर देखेगी तो वो मैक्सिमम कितने एरिया तक देख सकती है और मैक्सिमम कितने दूर तक देख सकती है। तो देखो, फिश की आंख से एक लाइट आएगी ऐसे। ये लाइट कहां से कहां जा रही है? ये डेंसर मीडियम होगा ऑब्वियसली, और बाहर का रेयर मीडियम होगा। इस बार मैं पूरा डायग्राम बनाता हूं। तो ये लाइट ऐसे बेंड कर जाएगी, बहुत बढ़िया, फिश को दिख रहा है सब कुछ। फिर फिश ने थोड़ी और दूर तक देखने की कोशिश की,
यहां तक पहुंची फिश की आंखें, नजरें, ये आंखें नहीं नजरें हैं, तो यहाँ पे टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन मिल गया फिश भाई साहब को। तो यहाँ तक फिश ने देखा और फिश ने आंखें बढ़ाने की कोशिश की, यहाँ तक देखने की कोशिश की, लालची हो गया तो ये इस पॉइंट पे क्या हो गया, सारी की सारी लाइट रिफ्लेक्ट बैक करके आ जाएगी। अगर इस पॉइंट का नाम ए है, इस पॉइंट का नाम बी है, इस पॉइंट का नाम सी है, तो मुझे बताओ तो कि राइट हैंड साइड पे फिश के राइट हैंड जिधर मैंने डायग्राम बनाया है, इसमें फिश कहां तक देख सकेगा, ए से पहले पहले तक या ए तक, बी से पहले पहले तक या बी तक, सी से पहले पहले तक या सी तक, बी तक। सी तक, बी से पहले पहले बी तक। तक, बी से पहले पहले तक और बी तक। सी किसने बोला, अभी ऊपर सिखाया है। ये पॉइंट टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का नहीं है, ये पॉइंट क्रिटिकल एंगल का है। अगर मैं यहां से ऐसे एक लाइन ड्रॉ करूं तो ये नॉर्मल होगा, ये क्रिटिकल एंगल का पॉइंट है। ये एंगल सेम होगा, ये एंगल और ये एंगल कौन सा एंगल होगा मेरा, ये क्रिटिकल एंगल का पॉइंट होगा जहां पे टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो रही है, क्योंकि ये एंगल यहाँ पे 90 डिग्री हो चुका है। तो सी तक कहाँ दिखेगा, सी पे तो जो रे जा रही है वो सी पे रे जाके तो वापस अंदर आ गई, तो जब रे अंदर आ चुकी तो उसको बाहर कैसे दिखेगा। अगर रे अंदर आ जाएगी तो बाहर दिखेगा यार। अगर सामने दीवार रखी है, मेरी आंखों से रे जा रही है, दीवार से टकरा के अंदर आ गई, कहां बाहर दिखेगा, तो कहां तक दिखेगा यार, बी तक। ये बात सबको क्लियर है यस कि सर। ये मछली Yes, मैक्सिमम बी तक ही देख सकती है। सिमिलरली ये रे इधर की तरफ भी कहीं जाएगी और इस पॉइंट पे मान लो आकर टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन नहीं होगा, क्रिटिकल एंगल आ जाएगा, तो इधर भी यहां तक देख सकेगी। से दिस पॉइंट इज ई, तो वो कितना एरिया मछली कवर अप कर सकती है, E to B। ये E to B के बीच का जो सारा का सारा एरिया है, ये इतनी दूर तक मछली देख सकती है। ठीक है, फिर हमें मैथमेटिकली ये वैल्यू कैलकुलेट करनी पड़ेगी, उससे हमें ये रेडियस निकालना पड़ेगा और फिर इसका एरिया कवर अप हो जाएगा। क्या ये कंसेप्ट समझ आया? किसी को Yes. नहीं समझ आया तो पूछ लो बेटा, क्योंकि मैं इसके आगे इस पे न्यूमेरिकल कराने वाला हूं। तो अगर आपको ये कंसेप्ट ही नहीं आएगा तो आप कभी इसको सीख नहीं पाओगे। ये कंफर्म्ड बात है कि ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ अ डेंसर मीडियम होगा, ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ अ रेयर मीडियम होगा। अगर मछली किसी यहां से ग्लास की तरफ देखेगी तो क्या ये फेनोमेना वहां होगा, मछली खुद पानी में है और अब बाहर का मीडियम ग्लास का है, एयर नहीं है, पूरा का पूरा ग्लास है, तो क्या ये कंसेप्ट वहां एप्लीकेबल है? नो सर, No, क्यों नहीं sir. एप्लीकेबल है? वो denser है. ग्लास डेंसर है वाटर से। ग्लास डेंसर है, तो फिर लाइट एक रेयरर से मतलब एक लाइट कहां से कहां ट्रेवल कर रही है, रेयरर टू डेंसर ट्रेवल कर रही होगी, जहां पे कंसेप्ट ऑफ टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन वैलिड ही नहीं है। तो हमने इसको फिजिक्स में एक पॉइंट दे दिया, इस नाम दे दिया इसको हम कहते हैं सर्कल ऑफ इल्यूमिनेंस। तुम्हें इसका नाम नहीं पता हो तो भी कोई दिक्कत नहीं, अगर नाम सीख जाओगे तो चलो तुम्हारा थोड़ा सा नॉलेज बढ़ जाएगी। तो इट इज नोन एज सर्कल ऑफ इल्यूमिनेंस। ठीक है, सो मैं इस चीज को यहां पे मेंशन कर देता हूं थोड़े छोटे छोटे पॉइंट में कि ऑल द रे striking inside the circle of illuminance, मैं बार बार COI लिख देता हूं, COI मतलब circle of illuminance get refracted in the rarer medium, get refracted in the rarer medium। ठीक है, so if an observer, अब वो ऑब्जर्वर बल्ब हो, मछली हो, इंसान हो, केकड़ा हो, घड़ियाल हो या सागर हो, कोई भी हो। अरे सागर तुम डीप सी डाइविंग करने गया था ना? नहीं सर, सी में नहीं गया, पूल में गया हूं। अच्छा हाँ, +1 में तुम पूल में जाया, मुझे लगा तुम डीप सी डाइविंग करने जाता था। तो इफ एन ऑब्जर्वर इज इन रेयर मीडियम
कभी पूल से बाहर देखने की कोशिश की है? हाँ जी की है सर तो कोशिश। सारी जगह तक देख लेते हो? नहीं नहीं। एक सर्टेन रीजन तक देख पाते हो? कि मैं तो पूल के अंदर गया ही नहीं, हाँ जी। क्योंकि इंडिया में पूल के अंदर पानी कम होता है, टॉयलेट ज्यादा होता है। नहीं सर मैं अच्छी वाले में जाता था, वहां पे नहीं करते। तुमसे पूछ के करते? सर ये गंदा करता था ना। नहीं, कहां तक देख पाते हो सागर? He will see जा- light coming out only. कहां तक देख पाते हो? कभी कैलकुलेट करने की कोशिश की है? मैं प्रैक्टिकली तुमसे पूछ सर रहा हूँ। अंदर से तो हर जगह देख ही सकते हैं। सारी तरफ कैसे देखेंगे यार? यही इसलिए तो मैं उससे पूछ रहा हूँ कि अगर हम किसी पूल के अंदर चले गए तो हम क्या पूल के नीचे जाके लेट जाऊं तो क्या मैं पूरे पूल तक लाइट को देख सकूंगा कि नहीं देख सकूंगा? यही तो क्वेश्चन है मेरा, यही तो मैं पूछ रहा था। नहीं पूरा कहाँ देख लोगे? मैं तो कह रहा हूं, मैं गया ही नहीं, तुमसे पूछ रहा हूं कि तुम कहां तक देख। यही तो क्वेश्चन यार, ये क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन है कि एक स्विमर है, तुम लोग फीलिंग लेके कि मैं बातें कर रहा हूं। क्वेश्चन है, एक स्विमर है, वो स्विम करता हुआ पानी के अंदर चला गया, पानी के नीचे से लेट कर वो पूल के बाहर देखने की कोशिश कर रहा है, तो क्या वो पूरे पूल तक देख सकेगा या अपने विजन से कम या ज्यादा तक देख सकेगा? यही तो क्वेश्चन है। तो मैं तब तक ये पॉइंट लिख रहा हूं। सर पूरे पोल तक देख सकेगा, इस लाइन से आपका क्या मतलब है? जैसे मैं अभी यहाँ सामने खड़ा हूं, तो मैं अपने आंखों से जहां तक मेरी आंखें जाती है मैं सब जगह तक दूर तक देख पा रहा हूं। क्या इतनी ही दूर तक मैं पानी के अंदर भी जाके देख सकता हूं? यार अभी मैं खड़ा हूं, तुम सब अपने अपने रूम में बैठे हो, कोई पूल नहीं। के अंदर तो नहीं बैठे होगे ना? अभी तुम खड़े हो तो अपने दोनों आंखों खोल के सामने देखते हो, तो अपने दोनों आंखों के एक्सट्रीमिटी से तक देखो, तुम एक लॉन्ग डिस्टेंस तक देख पा रहे हो। अपने अगर आंखों के बीच में काले वाली पुतली को घुमाओ, पुतली समझते हो ना, आइरिस, इसको अगर घुमा के, गर्दन नहीं घुमाना है, केवल आइरिस घुमा के देखो, तो तुम एक सर्टेन रेंज तक देख सकते हो। क्या ऐसा ही अगर तुम पानी के अंदर लेट के अपनी पुतली को घुमाओगे, आइरिस को घुमाओगे, तो क्या तुम बाकी सारे जगह तक देख सकोगे? घूमेगी नहीं, आंख में ही पानी चला जाएगा सर। अरे यार कितना गोबर है, तुम आंखों के ऊपर कवर लगा के जा सकते हैं कि नहीं अंदर यार? नहीं दिखेगा सर। सर अगर एक डायरेक्शन में भी अपना सिर आके घुमाएंगे तो एक पॉइंट आके नहीं दिखेगा। एक जगह पर आंखों को स्थिर रख के, यहां मैंने पॉइंट लिख दिया है पूरा का पूरा, ऑल द रेज ट्रैकिंग इनसाइड द सीओआई। ऑल द रेज ट्रैकिंग द सीओआई का मतलब है इसके बीच में जितना रे आ रही है, इसके बीच में जितनी भी रे आ रही है, तो all the ray striking inside the COI gets refracted in the rarer medium. If an observer is in rarer medium, he will see, if the observer in the rarer medium, लाइट कहां से कहां ट्रेवल कर रहा है? डेंसर टू रेयर ना, कमिंग आउट फ्रॉम विद इन द सर्कल ऑफ इल्यूमिनेंस। हाँ ठीक है, अगर यहाँ पे कोई ऑब्जर्वर खड़ा होकर देखेगा तो उसको यहीं तक की लाइट मिल रही होगी, यहाँ के बाद की तो लाइट उसको मिल ही नहीं रही होगी, क्योंकि इसके बाद तो कोई लाइट आ ही नहीं रही है। इसके बाद की तो सारी लाइट इधर जा रही है। देखो, अगर तुम यहाँ खड़े हो, यहाँ कहीं खड़े हो, यहाँ लाइट आ रही है, 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 इधर कोई लाइट नहीं आ रही है। सर वही ऑब्जर्वर बाहर है ना, आप अंदर बोल रहे थे। हाँ हाँ हाँ, ये चीज मैं कह रहा था। आप ये जो रेड वाला ये जो जोन है, आप इसी को देख सकते हो बस। अंदर से भी एक रीजन फिक्स है, अंदर से भी एक रीजन फिक्स है, ऐसा नहीं है कि अंदर से भी रीजन आ रहा है। अगर तुम यहां हो, अब अगर तुम इसकी जगह तुम यहां पर हो, तो तुम यहां से इसके बियॉन्ड नहीं देख सकते हो। यहाँ तो, क्योंकि ये पूरे जगह तो नहीं बोल सकता मैं, या वहां पे तो मैंने बोल दिया कि इतनी दूर में तुम कहीं भी खड़े होगे तो तुम ये जगह देख लोगे, लेकिन यहां पर अगर तुम इस जगह पे खड़े हो तो तुम इस पॉइंट और इस पॉइंट के बियॉन्ड नहीं देख सकोगे।
यहां से तुमको केवल यहां और यहां ही दिखेगा। जैसे इस मछली को बी के बाहर, एक मिनट फिर से लिखता हूं, इस मछली को बी और ई के बाहर कुछ नहीं दिखेगा, उसको इतनी दूर तक ही दिखेगा सब कुछ। इसके बाद कैसे दिखेगा? इसके बाद तो जो लाइट आई वो अंदर रह गई। तो वहां पे हम कोई रीजन नहीं कह सकते फॉर दिस स्पेसिफिक पॉइंट। सर फिर वहां पे डेंसर मीडियम आएगा ना, इफ एन ये तो ऑब्जर्वर मैं इज इसके लिए कह रहा हूं कि अगर ऑब्जर्वर यहां खड़ा हो तो भी, कोई यहां खड़ा है तो वो मछली नहीं देख सकता? बताओ मेरे को। देख सकता सर। दोनों साइड से बात होगी ना, तो वो मछली को कब देखेगा? जब मछली से निकलने वाली लाइट बाहर आ रही होगी तभी तो मछली को दिखेगी। अगर मछली से निकलने वाली लाइट इधर अंदर चली गई, कोई ऑब्जर्वर यहां खड़ा है, तो क्या इस आदमी को मछली दिखेगी? नहीं। सर पर नहीं। फिश तो देख ही सकती है सर। फिश कैसे दिखेगी यार? फिश से जो लाइट यहां से, इसके फिश के आई से जो लाइट निकल रही है यहां तक जाने के बाद, इसके बाद जैसे लाइट यहां आई ये तो इधर चली गई, तो लाइट ही नहीं जा रही तो कैसे देखेगा? सर ये पर देखो ना। फिश दिखने की बात तो तब करेंगे ना, फिश को तो लाइट बाहर से आएगी तो रेयर टू डेंसर होगी ना लाइट। अगर फिश से लाइट जा रही है, तभी तो मैंने यहाँ बल्ब का एग्जांपल भी लिया है कि अगर यहाँ पे बल्ब है, इस जगह पे कोई, तुम ये मान के चल रहे हो कि वहां पे दिन की रोशनी होगी, वो एक अलग बात हो गई। अगर तभी मैंने यहाँ पहले बल्ब का एग्जांपल लिया, तब फिश का एग्जांपल लिया कि अगर लाइट रेज फिश से निकल के जा रही है, तो अगर फिश से निकलने वाली लाइट रेज जा रही है, तो ये लाइट रेज इस पॉइंट के बियॉन्ड जब यहां आएगा, तब तो ये घूम के इधर अंदर आ गया। तो फिश को इस पॉइंट का ऑब्जर्वर कैसे दिखेगा? बताओ मेरे को। सर लाइट ऑब्जर्वर से वो अंदर आएगी तो डेंसर में जब एंटर करेगी तो नॉर्मल के पास हो जाएगी ना, तो दिख जाएगा। अगर मैं कह रहा हूं, अगर ये फिश देखना चाह रही है, बाकी कोई लाइट को मैं कंसिडर नहीं कर रहा, ये आदमी कहीं यहां खड़ा है, ठीक है, और फिश यहां पर है, लाइट फिश से ही निकल रही है सारी की सारी, तो इस जगह पर जब कोई लाइट नहीं है तुम्हारे, कोई भी चीज हमें दिखती कब है? जब वहां तक हमारी निकलने वाली रेज पहुंचेगी। इफ रेज विल मीट, तभी हम किसी चीज को देख सकते हैं। अगर रेज वन लाइट नहीं, रेज वन, मैं क्वेश्चन भी कराता हूं उससे और बात क्लियर हो जाएगी। अगर रेज वन नहीं पहुंचेगी तो आप उसको कैसे देखोगे? ठीक है, मैं इस पे अभी एक आपको क्वेश्चन देता हूं, एक क्वेश्चन। सर हाँ जी सर। सर इसका मतलब अगर चाहे बाहर बंदा खड़ा हो चाहे अंदर फिश हो, वो दो एक दूसरे को तभी देखेंगे जब लाइट सर्कल ऑफ इल्यूमिनेंस से पास करेगी। अगर लाइट अगर उधर से आ रही होगी तब तो नहीं देख सकेगा, अगर लाइट इधर से जा रही होगी तो देख सकेगा। मैं आपको क्वेश्चन देता हूं, एक एनसीईआरटी बैक साइज में भी इसके ऊपर क्वेश्चन है, पहले तो वही क्वेश्चन कराता हूं, एनसीईआरटी बैक साइज ही निकाल रहा हूं, उसमें बल्ब का क्वेश्चन है, मछली का क्वेश्चन नहीं है। एनसीईआरटी बैक साइज क्वेश्चन नंबर 5, बुक है सबके पास? बुक है यार सबके पास? अरे हाँ ना बोल दो यार। नहीं है तो क्वेश्चन लिखता हूं, अगर है तो क्वेश्चन नहीं लिखता हूं। अरे बोलो। है सर। क्वेश्चन है नंबर सर। 5 निकालो, क्वेश्चन नंबर 5 पढ़ो। बस मैं रिकॉर्डिंग स्टॉप कर देता हूँ, थ्योरी यहीं तक है। क्वेश्चन नंबर 5 पढ़ो, क्वेश्चन नंबर 5 करेंगे।